वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लिटरेचर का टॉपिक है पल्लवन। पल्लवन का अर्थ है विस्तार या फैलाव। पल्लवन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द के हिंदी पर्याय के रूप में किया जाता है। पल्लवन शब्द संक्षेपण का विरोधी शब्द है। संक्षेपण में जहाँ हम किसी पत्र, पाठ, सूक्त, मुहावरा, लोकोक्ति आदि को संक्षिप्त रूप में दिया जाता है, वहाँ पल्लवन में दिए गए विषय की विस्तृत विवेचना की जाती है। यानी कि संक्षेपण में तो हम संक्षिप्त करके लिखते हैं और पल्लवन के अंदर हम उसका विस्तार में विवेचना करते हैं, ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे गए गहन भाव को सरलता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तो इसी में डॉक्टर नरेश मिश्र के शब्दों में बताया गया है। डॉक्टर नरेश मिश्र के शब्दों में किसी भाव गुंफित सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य यानी कि समझने योग्य बनाने हेतु किए गए विस्तार को पल्लवन की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार पल्लवन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मौलिकता, कल्पनाशीलता, स्वच्छंदता, ज्ञात्मकता, शब्द चयन, गद्यकृति, रचनात्मक विधा, मूल विषयबद्धता, स्वाभाविकता, भाषा। और आगे इसी के अंदर हम कुछ पल्लवन के नियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पल्लवन का पहला नियम है, सर्वप्रथम अवतरण का पठन, उसमें मूल भाव पर विचार करना ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह से समझ में आ सके। यानी कि जो मूल यानी कि पाठ या फिर जो भी वाक्य है, उक्ति है, जो कथन कहा गया है, उसके मूल भाव को हमें समझना, उस पर विचार करना है, अच्छी तरह से उसके भाव को भी समझ लेना है। सेकंड है, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। यानी कि कोई भी मान लो कोई गद्यांश दे रखे है या फिर कोई कथन दे रखा है, उसके जो भाव है, उसके अंदर जो भी बात कही गई है, उनके विचारों को अच्छे से समझ लेना है। केंद्रीय भाव को समझकर उसके विचार, न्यास, सुबोध वाक्य में केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण किया जा सके। यानी कि जो भी कथन या फिर उक्ति कही गई है, उसके केंद्रीय भाव को अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप में समझ लेना है। मूल विचारों को समझ लेने के बाद एक एक सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव व विचार न छूटे। पांचवा है, उक्ति कथन से सहमत न होने पर भी पल्लवन में उसका खंडन करने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि हमें कोई भी कथन या उक्ति दी गई है, अगर हमें वो समझ नहीं आ रही है या फिर मतलब कोई भी वो है ऐसा कोई वाक्य जो हमारे समझ नहीं आ रहा, तो हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि हम उसके मतलब खंडन कर सके या फिर उसके वर्ड को चेंज कर सके। ऐसा कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट है, पल्लवन करते समय अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहिए। शब्दों का अनपेक्षित प्रयोग उचित नहीं है। पल्लवन करते समय उसकी मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि नहीं करनी चाहिए। जो उचित शब्द हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए और एक लिमिट के अंदर ही वर्ड्स को लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा करके उसको बहुत ज़्यादा लंबा बना दे, सिर्फ आवश्यक वृद्धि ही करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पल्लवन की भाषा सरल एवं व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। पल्लवन में भाव व भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, स्पर्शता, मौलिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वाक्य छोटे छोटे अत्यंत सरल होने चाहिए। केवल कुछ उक्तियों में ही अलंकारिक भाषा उपयुक्त है। हालांकि अलंकारिक भाषा सिर्फ बिल्कुल मतलब बहुत ही कम लेवल पे यूज़ किया गया है इसका। वैसे तो व्याकरण सम्मत भाषा ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पल्लवन के लिए। नेक्स्ट है, अर्थ व विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ पर सटीक प्रमाण, उदाहरण, दृष्टांत, तथ्य आवश्यकता होने पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यानी कि पल्लवन करते समय हम उसके अंदर जहाँ पे जरूरत हो हमें वहाँ पे सटीक प्रमाण, उदाहरण, दृष्टांत, इन तथ्य इनका भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन की रचना सिर्फ और सिर्फ अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अगला है, पल्लवन में व्यास शैली होनी चाहिए, समशैली नहीं। जो पल्लवन है उसकी रचना सिर्फ व्यास शैली में ही की जाती है। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए और हमें पल्लवन करते समय या फिर पल्लवन का बार बार अभ्यास भी करना चाहिए। पल्लवन में निबंधात्मकता का गुण होता है। संक्षेपण में तो हम उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और पल्लवन के अंदर हम उसको क्या करते हैं, निबंधात्मक रूप में उसका लिखा जाता है। ठीक है। अगला है, पल्लवन में मूल तथा गुण, भाव या विचार की टीका, टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। यानी कि जब हम पल्लवन करते हैं उसके अंदर या कोई उक्ति या कोई कथन दे रखा है, उसकी हम आलोचना नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उसका विस्तार करना होता है। कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हम उसकी, ना ही उसकी आलोचना करनी चाहिए। अगला है, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि पल्लवन करते समय हम उनकी बातों का अनावश्यक विस्तार या फिर ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए।
अगला है, इसमें मूल लेखक के मनोभाव का विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। जो हमें कथन या फिर उक्ति जो दी गई है, हमें उसमें लेखक के मनोभावों का ही विस्तार या फिर विश्लेषण करना चाहिए, ना कि उसको अनावश्यक रूप से उसकी वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट है पल्लवन की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया करते समय हमें इसके पहले तो विषय का चुनाव करना चाहिए। वैचारिक कथन, पठन, सामग्री चयन, सामग्री का संयोजन, लेखन, प्रारूप का निरीक्षण, अंतिम लेखन और व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का ध्यान करना चाहिए, तभी हम पल्लवन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और आगे कुछ पल्लवन के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पहला है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसमें हम पल्लवन करेंगे कि रूप की अपेक्षा, इसका हम पल्लवन करेंगे तो इसमें कहेंगे कि रूप की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व देना चाहिए। इसी प्रकार बरसने वाले बादल गरजते नहीं, वो तो बिना गरजे ही जल की वर्षा कर देते। यानी कि जो बादल गरजते हैं वो वर्षा नहीं करते, और जो जिन्हें बरसना होता है वो उन्हें गरजने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार शील युक्त गुण संपन्न व्यक्ति अहंकार से हीन होते हैं। नम्रता ही उनके चरित्र का प्रमुख गुण है। यानी कि जो व्यक्ति नम्रता से रहता है वही उसके चरित्र का प्रमुख गुण है। वो ना ही ज़्यादा बातूनी होते हैं और ना ही उनके अंदर अहंकार होता है। आगे कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जीवन एक फूल है, प्रेम उसकी सुगंध है। तो इनमें से भी आप इनका उदाहरण यहाँ से लेकर इसका पल्लवन के प्रक्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे और टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।